अक्सर हम लोग कोई भी एग्जाम दे दें, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, एक क्वेश्चन हमेशा मैं कॉमन देखता हूं एंड दैट क्वेश्चन इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आज के लेक्चर में मैंने क्या किया है, जितनी भी रीऑकरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना, जो बार बार पूछी गई हैं और जो करंट अफेयर्स में है, आगे पूछी जा सकती हैं, उन सबको कंपाइल किया हुआ है। तो हम लोग अभी वाले सेशन में सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। आई होप इट इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर लें। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट न्यूज में भी है एंड क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। ओके, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जा चुके। क्लियर? यहां देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था बेसिकली फॉर द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उनके लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। हम सबने देखा है इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया 9th शेड्यूल। ओके, सो 9th शेड्यूल वाज एडेड। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसी में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। सो 9th शेड्यूल वाज एडेड। दूसरी बात जो आपको यहां पर याद रखना है कि जो रिजर्वेशन है, स्पेशली टू ओबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन वाज आल्सो गिवन बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने भी देखे होंगे पीवाईक्यूज में बार बार क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन 9th शेड्यूल किससे ऐड हुआ, यही याद कर लो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा, मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है कि यहां पर लिखा है लैंड रिफॉर्म्स, इस साइड पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स लिखी है, आपको मैच करना है, तो लैंड रिफॉर्म्स भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर आपसे पूछ सकते हैं रिजर्वेशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इससे पहले जब मैं जल्दी आपके साथ हम लोग एक क्लास भी लेने वाले हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन। आपको बता दूं कि इस अमेंडमेंट से पहले एक केस हुआ था जिसको कहते हैं चंपकम दुराई राजा केस। ओके, सो रिजर्वेशन भी इसी में आई। और क्या आ गया इसमें, और इसमें यह ऐड किया गया कि जो 9th शेड्यूल है ना, उस पर हम लोग जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, तो वो भी इसी में ऐड किया गया था। ओके, और सबसे बड़ी चीज, स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइज्ड ऑफ एनी ट्रेड, ये चीज याद रखना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया था कि स्टेट मोनोपोली भी कर सकती है। एक ही बार एक क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन सीधा लिखा हुआ था, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट इट वाज मेंशन दैट स्टेट कैन डू मोनोपोली। वो भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थे। ओके, इसी की में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही हमने फंडामेंटल राइट्स में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस पर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। कौन कौन सी? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में ना, उसमें हम लोग दिया हुआ 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 8 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम जो वर्ड है ना, फ्रीडम वर्ड का ही मतलब होता है कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है वो। क्लियर? ये चीज याद रखना, यानी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। तो ये सब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस लाई गई। एक बार मेरे साथ जल्दी जल्दी सबके सब रिपीट कर लो, क्या क्या चेंजेस लाई गई। पहले 9th शेड्यूल ऐड हुआ। 9th शेड्यूल वाज एडेड, किसके लिए ऐड किया गया? सर फॉर लैंड रिफॉर्म्स ऐड किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, सर रिजर्वेशन आई, रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज, वो इसमें प्रोवाइड की गई। तीसरा, हम देखते हैं कि स्टेट मोनोपोली कर सकती है, दिस वाज आल्सो एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लास्ट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है,
उसमें 3 नए रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। हो गया याद? यहां पर याद हो गया? अब जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा ना 3 क्वेश्चन टोटल इसमें आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ रिपीट करो, यहीं पर इसे याद रख लो। पहला क्वेश्चन, 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय, जल्दी चैट में बता दो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय, तो आप क्या बोलेंगे? कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुआ था 9th शेड्यूल? बता दे मेरे को। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय, तो आप क्या बोलेंगे? 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय, आपको बोलना चाहिए कि सर 9th शेड्यूल तो ऐड हुआ था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डील विद लैंड रिफॉर्म्स, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, रिजर्वेशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? अगर मैं आपसे पूछूं रिजर्वेशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो क्या बोलेंगे आप लोग? अभी देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया। और किस किस को रिजर्वेशन मिली? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चन निकल गए हमारे। अब अगर मैं चाहूं, क्योंकि आपने देखिए एक चीज सुनिएगा मेरी, हम लोगों ने देखा कि आजकल ना काफी सारे लोगों को जो न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ लिखते हैं अपने व्यूज वगैरह, उनके खिलाफ केस हो जाते हैं, है ना। काफी लोग कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दबाया गया, काफी सारे लोग कहते हैं। अब मेरे को अगर मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊं आपसे, तो मैं क्वेश्चन में आपको पूछूंगा, बताइए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय विच अमेंडमेंट? आप बताइए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय विच अमेंडमेंट, तो क्या आंसर होगा आपका? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये देखिए यहां पर तो जो करंट इश्यूज हमारे चल रहे हैं, उसमें से एक नया क्वेश्चन मैं आपसे कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब एक इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत आप सोचिए कि आप एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, इवन स्टेट पीसीएस का, और एग्जामिनर बिल्कुल ही मतलब हार्ड लेवल पे ले गया, हार्ड लेवल पे ले गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बाय विच अमेंडमेंट गवर्नमेंट कैन डू मोनोपोली ऑन एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन? चलो बता दो, ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जिसने पावर दिया कि गवर्नमेंट मोनोपोली भी कर सकती है? अब बता दो। सर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये देखिए याद हो गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यहीं पे 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म्स, रिजर्वेशन, मोनोपोली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया। हो गए यहीं पर याद, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये वाली क्लास, अभी जैसे हर्ष गुप्ता कह रहे थे कि सर पॉलिटी समझ में नहीं आता, कहां से पढ़े कहां से क्या, बेटा अगर आप इस सेशन को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, यहां पर जो चीजें मैं कह रहा हूं, तो कम से कम आपका अमेंडमेंट्स वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और जो बाकी बचा है वो मिलके कर लेंगे। मैं भी तो यही आपके साथ हूं। कमेंट में ऐसे ही बताया करें कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, मैं वो चैप्टर आपको समझा दूंगा, है ना, मिलके क्रैक करेंगे यार। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना मेरी चीज, मैं 15th क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि 15th पे जब भी क्वेश्चन आया है, बच्चा 15th और 7th को लेके कंफ्यूज हुआ है। मैंने खुद पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है, तो इसलिए 15th अमेंडमेंट एक बार यहीं पर खत्म कर लेते हैं। ये देखिए, इस अमेंडमेंट में हाई कोर्ट का रिट देने का पावर, जो रिट इशू करता है ना हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, उसे अमेंड किया गया था। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ इशू रिट्स। चलो मेरे को बता दो, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कौन से आर्टिकल के अंडर करता है, जल्दी बता दो मेरे को चैट में। हाई कोर्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है, हाई कोर्ट इशूज रिट अंडर आर्टिकल 32, सॉरी सुप्रीम कोर्ट इशूज रिट अंडर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट किसमें करता है, मैंने आंसर ही बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट करता है 32 में रिट इशू करता है ना, रिट इशू अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, मैं तो आंसर ही बता दिया। अब यहां देखें 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट की गई रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का रिट मेकिंग पावर जो है ना 226 रिट इशूइंग पावर, इसको अमेंड किया गया। याद रखना, मैं
देखिए दो आर्टिकल्स है, एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो भी हाई कोर्ट से डील करता है, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हाई कोर्ट से डील करता है। दोनों में बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए दोनों के दोनों आप यहीं पर याद कर लो। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया था कि जो हाई कोर्ट्स है ना, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, ये रिट इशू कर सकते हैं नॉट ओनली इन देयर ओन टेरिटरी, नॉट ओनली इन देयर ओन टेरिटरी। यहां देखिए, इशू रिट टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इवन आउटसाइड इट्स टेरिटरी जुरिडिक्शन इफ द केस ऑफ एक्शन अराइजेस विदिन द टेरिटोरियल लिमिट्स। मतलब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम इन कर्नाटका, लेकिन बेसिकली मैं किसी और स्टेट से हूं। अगर मेरे यहां पर मेरे को रिट इश्यू करवाने जाना है हेबियस कॉर्पस का, तो आई बिलोंग टू हाई कोर्ट, आई बिलोंग टू J&K, तो मेरे को किस हाई कोर्ट में जाना था? जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में जाना था, है ना? यह तो पहले होता था। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कहा नहीं, जरूरत ही नहीं तेरे को, ये जो केस तेरा हेबियस कॉर्पस का हुआ है कर्नाटका में हुआ है, तो रिट भी कर्नाटका में इश्यू होगी। क्लियर? तो रिट पावर की ज्यूरिसडिक्शन, जो रिट हाई कोर्ट की जो रिट इशू करने की जो ज्यूरिसडिक्शन है, इट वाज सेट इन 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा पॉइंट जहां पर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चलो मेरे को बता दें, सबके सब कमेंट करो बेटा, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर हाई कोर्ट जजेस? हाई कोर्ट के जज किस एज पे रिटायर होते हैं? जल्दी बता दो मेरे को। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, किस एज पे रिटायर होते हैं? जल्दी, शाबाश, आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स। गुड सुशांत, गुड अभिषेक, गुड गाइस। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, किस एज पे रिटायर होते हैं? अब देखो, पहले हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते थे 60 पे, याद रखना ये। ओके, ग्रेट, 62, शाबाश सुशांत। अभिषेक 65, नहीं बेटा 62 है। पहले हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते थे 60 पे, इसने एज बढ़ाकर कर दिया, 15th ने कर दिया 62। 15th ने क्या किया? 62, 65 नहीं, 15th ने क्या किया? 60 एज को उठा के किया 62। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? पहले एज कितनी होती थी? 60 होती थी हाई कोर्ट के जजेस की। किस अमेंडमेंट ने उसे बढ़ाया? सर, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज देखो, यानी 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूरी की पूरी जजेस और हाई कोर्ट के साथ डील कर रही है। देखो, ऊपर हाई कोर्ट, यहां पर जजेस के साथ। और तीसरा देखो, यहां देखें, अलाउड टू जजेस हु आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। मतलब यह कि अगर कोई जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जा रहा है ना, उसे कंपनसेटरी अलाउंस देना है। दिस वाज आल्सो एडेड बाय 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बहुत हार्ड है, नॉर्मल बुक्स में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपकी किस्मत मेरी तरह खराब है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट कंपनसेटरी अलाउंस वाज इशूड फॉर द जजेस हु आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, तो बेटा फंस जाओगे। तब पछताने से अच्छा भी याद रख लो, इट इज 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और यहां पर एक देखना, यहां पर देखना, द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस of the high courts as acting judges of the same court was introduced. Ad hoc judges, ad hoc judges का concept भी इसी में आया, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। इसी में अमेंड किया गया कि जो जिस जस्टिस जहां से रिटायर हुए वहां पे एड हॉक भी आ सकते हैं अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाए। अब एक चीज देखो, टफ चीजें बहुत सारी है ना, 15th में इतना कुछ है सर, क्या क्या याद रखेंगे? आपने सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने 4। पहला कीवर्ड रिट ज्यूरिसडिक्शन, पहला कीवर्ड, ठीक है ना? हो गया याद? हाँ सर हो गया। दूसरा कीवर्ड एज ऑफ जजेस इंक्रीज्ड, दूसरा कीवर्ड। तीसरा कंपनसेटरी अलाउंस, एंड फोर्थ वन वाज रिटायर्ड जजेस एज एडहॉक। ये 4 कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ओके, मंडे या ट्यूसडे को हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने आया, मेरे ध्यान देखते जाओ, चैट खोलो गाइस, अभी आपका टेस्ट कर लेते हैं। देखो अभी आपको बता देते क्वेश्चन आएगा कैसे। मैच द फॉलोइंग,
इस साइड लिखा होगा लैंड रिफॉर्म्स, यहां पे लिखा होगा अमेंडमेंट एक्ट। तो बता दो मेरे को लैंड रिफॉर्म्स कौन सी अमेंडमेंट से आया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर लिखा होगा 9th शेड्यूल, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कंपल्सरी अलाउंस 15th, रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट 15th। हो गया क्लियर? क्लियर हो रहा है ना कैसे करने क्वेश्चन? बस कीवर्ड याद रखो, ये पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ो, समझो और कीवर्ड याद रखो। आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगेन इस 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के चक्कर में काफी सारे जो लोग हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्या हो जाता है, जिनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखना यहां कैसे। कोई आपसे पूछे कि व्हाई वाज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस, 24th इंट्रोड्यूस क्यों की गई थी, किसने की थी? इंदिरा गांधी मैम ने की थी। क्यों लाई थी और आई किस ईयर में थी? 1971 में। तो अगर आपसे मैं पूछूं विच ऑफ द केसेस वाज द रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए सर गोलकनाथ केस 1967। ये देख लीजिए, हम सबने गोलकनाथ केस पढ़ा हुआ है। यही गोलकनाथ केस 1967 का ये रीजन बना कि इंदिरा गांधी को अमेंडमेंट लानी पड़ी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। गोलकनाथ केस में याद है ना, इधर देख लो बेटा, यहां देखो शाबाश। केशवानंदा भारती केस में डॉक्ट्राइन आती है, बेसिक स्ट्रक्चर की इंट्रोड्यूस होती है। अगर कोई आपसे पूछे, और कई बार एक क्वेश्चन तो आ भी चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इमर्ज्ड इन विच केस, तो सर वो इमर्ज हुई, मेरे को याद है केशवानंदा भारती केस में, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछूं कि बेसिक पार्ट की डॉक्ट्राइन, बेसिक पार्ट की डॉक्ट्राइन किस केस में इंट्रोड्यूस हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए सर गोलकनाथ केस। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस। बेटा ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं करना, कल बेटा ये ऐसे ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन आता है बेसिक पार्ट का, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, केशवानंदा भारती पे टिक मारते हैं आप लोग। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। केशवानंदा भारती केस कौन सी डॉक्ट्राइन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। गोलकनाथ केस कौन सी डॉक्ट्राइन? बेसिक पार्ट की डॉक्ट्राइन। बेसिकली ये कहा गया था गोलकनाथ केस में कि कुछ पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे जिन्हें पार्लियामेंट को अमेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर द बेसिक पार्ट। ऐसे पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, बेसिक पार्ट्स नहीं अमेंड कर सकता। तो इंदिरा गांधी को ये सुन के धक्का लग गया, यार ऐसा कैसे, पार्लियामेंट का पावर कोर्ट कैसे छीन सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जल्दी जल्दी जहां पर भी आप बैठे हैं, चाहे गाड़ी में, डिनर करें, जो भी है, मेरे साथ रिपीट करें। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आएगा, टिक किस पे मारेंगे? केशवानंदा भारती केस पे टिक मारेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक पार्ट आ गया, किस पे टिक मारेंगे? सर गोलकनाथ केस पे मारेंगे। अगर हमसे सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द केस वाज द बेसिक्स फॉर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना इंदिरा गांधी की दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, 24 और इसका उल्टा 42, दोनों इंदिरा गांधी की। तो किस पे टिक मारेंगे आप? सर गोलकनाथ केस पे। हो गया याद? कर लिए मेरे साथ याद? शाबाश। 24th ने अब कहा क्या था? कहा था क्योंकि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है, बस बेसिक पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बेसिक पार्ट्स हमारे संविधान के, उनको अमेंड नहीं कर सकती। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा? कहा द पावर ऑफ पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 368 ही अमेंड कर दिए और कहा कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। पहला क्वेश्चन तो बेटा यहीं से बनता है आपका, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इट वाज मेंशन्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे यह क्वेश्चन में पूछिए कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी जिसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर, इसी में कहा गया था। क्लियर? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आई थी वो क्या थी?
कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट होगी, प्रेसिडेंट उसे किसी भी हाल में हाँ करनी होगी। प्रेसिडेंट उसे विदहोल्ड नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास गई, उसे हाँ करना ही करना है। प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्लियर हो गया? वैसे तो ये प्रोविजन मनी बिल के लिए था, लेकिन ये एक्सटेंड हुआ टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी। चलो फिर मेरे को जल्दी जल्दी रिवीजन करके बता दो, मेरे साथ साथ रिवीजन कर लो, शाबाश। रिवीजन करते हैं। पहला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जल्दी मेरे साथ रिवीजन करते हैं हम। क्या क्या ऐड हुआ इसमें, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। सर 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म्स, उसी के साथ सर मोनोपोली करने का प्रोविजन, और सर ये भी आया कि सरकार फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, 3 और ग्राउंड्स पे। हो गए तीनों याद? ये सर हो गए याद। अगला 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सर 15 आपने बोला, 15 अमेंडमेंट सारी हाई कोर्ट से डील करती है। मैंने आपसे पूछा किस किस से डील करती है, आप बोलोगे सर पहला, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज इंक्रीज्ड। मैंने कहा सही कहा आपने, रिट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, दायरा, वो बढ़ाया गया था। दूसरा, जजों को अब कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा। तीसरा, जजेस की एज बढ़ी, 60 से 62 हुई। एंड फोर्थ, एडहॉक जजेस का प्रोविजन। सर याद हो गए, 15th भी याद हो गए। अब आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पहला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? आप जहां भी बैठे हैं आप बोलेंगे सर 24 और 42 दोनों इंदिरा गांधी लेके आई। दूसरा क्वेश्चन, कौन से केस के बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया? आप बोलेंगे सर गोलकनाथ केस। मैं एयर पूछूंगा, आप बोलेंगे सर 1967। फिर मैंने आपसे पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन किस केस में इवॉल्व हुई? आपने बोला सर कैसी बातें करते हैं, 1000 बार पढ़ लिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड इन केशवानंदा भारती केस। अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने आपसे पूछा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक पार्ट इवॉल्व्ड इन विच केस? आपने बोला सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा गोलकनाथ केस। फिर मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने आपसे कहा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कितनी चेंजेस आई? आपने बोला सर 2 चेंजेस आई। पहली चेंज, आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकता है, यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके कुछ भी अमेंड कर सकता है, कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकता है। मैंने कहा सही है, अनलिमिटेड राइट्स मिल गए। दूसरा, मैंने कहा दूसरी चेंज क्या आई? आपने बोला सर दूसरी चेंज यही है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के सामने जाएगी, प्रेसिडेंट उसे मना नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट उसे मना नहीं कर सकते। तो ये 2 चीजें 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आई। उसके बाद यूपीएससी की फेवरेट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कभी गलती से आपसे पूछ लिया, वैसे तो इसको इतना घिस लिया है 42nd को कि अब इस पे क्वेश्चन पूछते नहीं है, पर हो सकता है आपकी किस्मत खराब है, आपसे पूछ लेंगे। पहला क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर टू इंट्रोड्यूस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? आपने भी मेरी क्लास पढ़ी है, आपको पता होगा कि 24th और 42nd दोनों की दोनों वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी। 24th गोलकनाथ केस के लिए, एंड हियर 42nd लाई गई थी इंटरनल इमरजेंसी के पीरियड में। 42nd का बैकग्राउंड क्या है, कब लाई गई थी? इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे, जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी। इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, 42nd को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी। सीधा क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन से प्राइम मिनिस्टर लाई? आपने बोला मिसेस गांधी। दूसरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी? आप बोलेंगे सर 42nd लाई हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? आप बोलेंगे सर टिक मारेंगे सीधे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें यह कहा गया था कि डीपीएसपी सुपीरियर है फंडामेंटल राइट से। पहला क्वेश्चन, द डीपीएसपीज वर गिवन
प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। ओके, पहली बात, ये क्वेश्चन आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीपीएससी। यूपीपीएससी का एक पेपर देख रहा था मैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स द डीपीएसपीज वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। द आंसर वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड वन वाज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जो भी देख रहे हैं मेरे को बता दो, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमेटी ने कहा? विच कमेटी रिकमेंडेड फंडामेंटल राइट्स? जल्दी जल्दी बता दो। क्लियर गाइस, जल्दी से मेरे को बता दो, फंडामेंटल राइट्स आए तो कौन सी अमेंडमेंट से, किसके कहने पे है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई। जल्दी से मेरे को बता दो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हुए? शाबाश, अभिषेक, सुशांत, कोई भी? हाँ, ऐड हुई 42nd पे, लेकिन कमेटी कौन सी थी? मैं आपसे कमेटी पूछ रहा हूं। शाबाश, कौन सी कमेटी थी जो अभी अभी ऐड हुए हैं? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, विच कमेटी recommended the insertion of fundamental duties? The answer is स्वान सिंह कमेटी। आप में से किसी ने दिया भी है आंसर? एक मिनट देख लूं। स्वान सिंह कमेटी, कौन सी कमेटी थी गाइस? स्वान सिंह कमेटी। हो गया याद? स्वान सिंह कमेटी। तो स्वान सिंह कमेटी के कहने पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। क्लियर? अभी 11 है। दूसरा बोला गया, प्रेसिडेंट वॉज मेड बाउंड टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट को बाउंडेड बनाया गया, किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे ना प्रेसिडेंट को, इट वाज मेड बाइडेड टू द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन तो आपने खुद देखोगे, एनडीए में पूछा हुआ है क्वेश्चन, सीडीएस में भी पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन। मेरे ख्याल से यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि बाय विच अमेंडमेंट। एनडीए का तो मुझे याद है, यूपीएससी का याद नहीं है, पर क्वेश्चन देखिए सिंपल था, by which amendment president was made binded to the advice of council of ministers। किस अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को बाइंड किया गया प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से? 42nd। क्लियर? उसके बाद क्या है सर? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का रास्ता मिला इसमें। ओके, लिमिट्स पुट की गई जुडिशरी के ऊपर। हाँ, लोकसभा और विधानसभा का टर्म 5 साल से 6 साल कर दिया गया। ये भी आप लोग याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंदिरा गांधी वाज द मेन प्लेयर हु गॉट इट। ठीक है ना? इंटरनल इमरजेंसी के बाद आई। पहली चीज जो इसमें चेंज की गई वो ये थी कि डीपीएसपीज वर गिवन प्रेसिडेंस और फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई। तीसरा, प्रेसिडेंट वाज मेड बाइंडिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैसे सेट होंगी, इसका प्रोसीजर। लास्ट वन की जुडिशरी के पावर्स को लिमिट कर दिया गया। एंड अगर, चलो ये तो शॉर्ट लिंक्स था, इसके बाद हुआ नहीं, लेकिन टर्म ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा वाज एक्सटेंडेड टू 6 years। आजकल 5 साल है, बीच में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 6 साल कर दिया था। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? जल्दी से मेरे को चैट में बताते जाओ। उसके बाद आता है 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चेंजेस की थी 42nd में। जो मेन चेंजेस थी वो रही है, जैसे हमारा प्रियम्बल भी अमेंड हुआ था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 3 वर्ड ऐड हुए थे, है ना? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। क्लियर? ये 3 वर्ड्स भी ऐड हुए थे। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी ने कुछ अनवांटेड जो प्रोविजंस ऐड किए हैं उन्हें खत्म किया जाए। उन्हीं में से एक था 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इन्होंने अनवांटेड प्रोविजंस को जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में थे उनको एडिट किया। सिविल लिबर्टीज रिस्टोर कर दी गई, यानी फंडामेंटल राइट्स को वापस से पावरफुल बना दिया गया। डिलीट किया गया आर्टिकल 31D, जिसमें जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था ना कि डीपीएसपी को प्राथमिकता मिलेगी फंडामेंटल राइट से ज्यादा, तो वो डिलीट कर दिया गया था।
रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एंड जुडिशरी, जो जुडिशरी का पावर वीक किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, उसे भी इन्होंने हटा दिया। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट स्टेट लॉज वर रिस्टोर्ड। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, यानी जुडिशियल पावर्स एक्सटेंड किए गए टू द हाई कोर्ट्स ऑल्सो। ओके, सो ये सब चेंजेस जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुई थी, इसे डिलीट करके करने का काम किया था 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आती है सबसे फेवरेट मोरारजी देसाई की 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बहुत बार आपने इसको देखोगे, स्पेशली जब आप इमरजेंसी पढ़ते हो। याद है, जब भी आप इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपसे पूछते ही पूछते, आपको मिलता ही मिलता है उसमें। इसमें क्या क्या हुआ, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर की इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ड्यूरेशन कितनी कर दी थी सर? ड्यूरेशन कर दी थी 6 साल, इसने वापस से कर दी 5 साल 44th ने। ओके, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हुआ सर? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के बना दिया गया लीगल राइट। ये देखो, क्लियर, ये भी इसी में हुआ। उसके बाद और क्या हुआ सर? और ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिकेशंस, जो पब्लिकेशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती थी उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, अब यहां पे आप एक और चीज देखेंगे, इमरजेंसी वाले प्रोसीजर को अमेंड कर दिया गया कि इमरजेंसी अब लगेगी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। इसमें ऐड हुआ, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय, आप बोलेंगे सर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी यहां पर हो गया। ओके, अब जब भी ये भी चीज याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जब भी इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और 30 डेज के अंदर अंदर बोथ हाउसेस से वो पास होना चाहिए। यानी जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी लगाने का, इट शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, वो भी यहीं पर आए। ओके, सो 44th पहला काम 6 साल से 5 साल वापस टाइम लेके गए। दूसरा काम, राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए लीगल राइट। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पब्लिकेशंस को दिया। उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो खाली रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट पे होगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस चीज का मिसयूज किया था। और यह भी कहा कि इमरजेंसी के प्रोविजंस को रेक्टिफाई करना है पार्लियामेंट को 30 डेज के अंदर अंदर बाय स्पेशल मेजॉरिटी। गाइस, दिस इज 44th। मेरे साथ साथ देखो यार, 42nd से शुरू हुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 43rd में हमने देखा असर कम किया थोड़ा, फिर आ गया 44th। चलो अब मेरे को जल्दी से चैट में बता दो, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुए? जल्दी बता दो। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? क्लियर गाइस, जल्दी बताएं, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट में ऐड हुए? फंडामेंटल ड्यूटीज या 10 स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे 42nd। गुड सुशांत, गुड अभिषेक, 42nd। ओके, 42nd में ऐड हुए, गुड। अब बढ़ते आगे, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, मिस्टर राजीव गांधी। हुआ क्या सर इसमें? इसमें वो हुआ जिसका हम सबको फल मिल रहा है। क्या सर? वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया फ्रॉम 21 टू 18। पहला क्वेश्चन, अंडर विच अमेंडमेंट वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18? कौन सी अमेंडमेंट में रिड्यूस किया गया? आप बोलेंगे सर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। क्लियर? अब मेरे को बताओ जल्दी जल्दी, राइट टू वोट इज ए, कौन सा राइट? ए कॉन्स्टिट्यूशनल, बी लीगल, सी फंडामेंटल, डी नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ, राइट टू वोट इज ए, कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है या फिर फंडामेंटल है? राइट टू वोट, ए बी सी।
जल्दी बता दें, राइट टू वोट कौन सा राइट है गाइस? आप याद रखेंगे कि राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326। ये रहा, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया गाइस? शाबाश, क्लियर। अब यहां पे भी एक चीज देखेंगे हम लोग, 326 में वोटिंग एज, इसमें एकदम से 21 से 18 लेके गए थे। क्लियर। अब यहां पर एक चीज याद रखना, 2014 में वैसे हमने कहा था कि 16 साल ले जाएंगे, लेकिन वो मैटर भी फाइनल नहीं हुआ। यस, फंडामेंटल राइट है गाइस, वेरी गुड। अगली अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। बेटा ये तो इतनी बार एग्जाम में आ गया है कि एग्जामिनर को भी याद हो गया है। क्या है इसका आंसर? सर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। किससे डील करता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। कौन सा पार्ट इंसर्ट किया गया? सर, पार्ट 9 इंट्रोड्यूस किया गया। यस, आर्टिकल सर 243A से लेके 243O तक। और क्या ऐड हुआ इसमें? सर, 11 शेड्यूल भी ऐड हुआ है। पंचायती राज सिस्टम, पार्ट 9, आर्टिकल 243A से लेके 243O और 11 शेड्यूल। कौन सी अमेंडमेंट? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे ही आ गया 74th। किससे डील करता है? सर, अर्बन लोकल बॉडी से। 243P से लेके 243ZG तक। यहां पे देखो, 243P से लेके 243ZG तक। ओके, 74 डील करता है अर्बन लोकल बॉडीज के साथ। क्लियर? ये चीज याद रख लीजिएगा आप लोग। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अब आ गई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 97th। 73rd सर पंचायत, 74 अर्बन लोकल बॉडीज, 97 सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया? सर 43B ऐड किया गया डीपीएसपी में। तो अगर कोई आपसे कल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो आपका आंसर क्या होगा? सर 43B। कौन सी अमेंडमेंट? सर 97th अमेंडमेंट। कौन सा ईयर? 2012। सर कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है? बेटा 2015 से लेके अभी तक 3 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। हाँ सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सर 93B कोई पार्ट नहीं ऐड हुआ? बिल्कुल हुआ। पार्ट 9B was added to deal with cooperative societies। पार्ट 9B। क्लियर हो गया 97th? हाँ जी बच्चों, क्लियर है अभी तक? जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं सबकी सब क्लियर है? क्लियर है गाइस? शाबाश। क्वेश्चन आएगा तो पढ़ जाओगे, फंसोगे तो नहीं। अब आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपसे पहले पूछ ले 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहले 100 पूछ ले। वैसे 100 तो पूछी नहीं है किसी एग्जाम में, रिसेंटली तो मैंने देखी नहीं। पर अगर आपसे 100 पूछे तो आप बोलेंगे सर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज हमने कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को दी थी, कुछ वहां से ली थी बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद बॉर्डर डिस्प्यूट से डील करता है। क्लियर हो गया? और 101 किससे डील करता है? सर जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में कन्वर्ट किया गया था। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर है? जीएसटी काउंसिल भी इसी में बना था। अगर कोई आपसे पूछेगा जीएसटी काउंसिल भी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही बना था। क्लियर? अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट
सबसे रिसेंट अमेंडमेंट 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। ओके, इसमें क्या आ गया? 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वुमेन के लिए जो सीट्स रिजर्व हुई, दीज वर ऑल डन बाय 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कहां पर सीट्स रिजर्व हुई? सर लोकसभा, सर स्टेट असेंबलीज में, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। इन तीनों में सर वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व हुई। कितनी हुई सर? 1/3 हुई। क्यों? क्योंकि सर हमने काफी जगह देखा है कि वुमेन को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी। यस, ना के बराबर वुमेन वर देयर इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई। दिस इज द चार्ट फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू में एक कटिंग आई हुई थी, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स दी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद है? 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म्स, सब इसी में था, और रिजर्वेशन। 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखेंगे, ये डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा जब आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना? 1960 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नॉट इंपॉर्टेंट। 1961 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आप देखेंगे इसमें 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही गोवा, दमन एंड दीव, इन सबको भारत का पार्ट बनाया गया था। 1971 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया गया था। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रिवी पर्सेस वर अबॉलिश्ड बाय विच अमेंडमेंट, तो आप बोलेंगे सर 26th अमेंडमेंट। फिर 1975 में 39th अमेंडमेंट, क्लियर, नॉट इंपॉर्टेंट। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे आप। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लेके आए। एंटी डिफेक्शन जो है ना हमारा 10th शेड्यूल, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बाकी सब आपने किए हुए हैं। ओके, यहां देखो 1988 एज वाला, वोटिंग एज, 73rd 74th राइट टू एजुकेशन, ओके, एंड 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर हो गया? सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए, इंपॉर्टेंट है जो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं। कीप वॉचिंग गाइस, जितना आप देखेंगे उतना मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। और जिसको जो भी दिक्कत है, यू कैन आस्क इट। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर हाउ टू स्टडी पॉलिटी, कि पॉलिटी कैसे पढ़े, पॉलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो एनसीईआरटी की सीरीज मेरी चल रही है इसी चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कीजिए। जब आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही बेसिक जाते जाते हम लोग आगे तक जाएंगे। क्लियर? सो हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइस। अच्छे से संडे को रिवीजन डे की तरह रखें, रिवाइज करें अच्छे से। कोई भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे को बताइएगा। ओके, so we'll meet you guys tomorrow. Thank you very much. Let's crack it, guys. Thank you very much. Thanks for watching Unacademy. Thank you very much, guys. Thank you.